सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में बात किया, बोथ अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर के जो फेजर एनालिसिस थे कि एक्साइटेशन वेरी कर रहा है, किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फेजर कैसे वेरी करेंगे। एंड जब एक्साइटेशन कांस्टेंट है एंड किलोवाट आउटपुट चेंज हो रहा है दोनों केसेस में, जनरेटर और मोटर के केसेस में, तो फेजर्स कैसे चेंज करेंगे, पावर फैक्टर लैगिंग होगा, लीडिंग कब होगा, एक्साइटेशन ओवर एक्साइटेड कब होगा, अंडर एक्साइटेड कब होगा, आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ये सारा एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। अब उन्हीं फेजर के बेसिस पे आज हम लोग वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, जो कि फेमस कर्व हैं सिंक्रोनस मशीन के, और तमाम क्वेश्चन जो है सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड इस कर्व से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कर्व में अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन जो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया हुआ था फेजर डायग्राम, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फेजर्स अगर आपको समझ में आया होगा तो वी और इन्वर्टेड कर्व, वी इन्वर्टेड वी कर्व में कुछ नहीं रखा हुआ है, और अदरवाइज आपको वी और इन्वर्टेड वी कर्व याद रखना पड़ेगा। राइट, तो अगर आपको याद नहीं रखना है तो वो फेजर एनालिसिस आपको समझना जरूरी है सिंक्रोनस मशीन का। तो आरआरबीजेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है वो सीबीटी 1 499 में अवेलेबल है, एंड सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों चीज़ें 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप इनरोल करते हैं इन कोर्सेज में, उसी सेम डेट पे आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट ऑफिशियल ऑफिशियल आरआरबी जेई के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में मेंशन है, वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी भी तरीके का कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है लाइव सेशंस का, जिसके जिससे आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें, अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम ही दिन बचा हुआ है। गेट एस्पिरेंट जो हैं गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कोर्स प्राइस आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है रेस्पेक्टिव। और जो गेट 2026 एंड 2027 के कोर्सेज में एनरोल करते हैं उनको गेट एकेडमी की तरफ से स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 2025 वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। राइट, आरआरबी चाहिए, एसएससी चाहिए, 777 में अवेलेबल हैं। और भी गेट एकेडमी के कोर्सेस हैं जैसे कि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट ए चाहिए एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो जो है वो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईसीटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको 777 में कवर कराई जाएंगी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ईएससी नॉन टेक्निकल में। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल मशीन चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ पावर सिस्टम चाहिए, सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशंस में चाहिए, तो उसके लिए आप गेट एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके चीज़ों को देख सकते हैं। राइट, परचेस कर सकते हैं। एंड गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, गेट 2025 कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल के 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल के 12 टेस्ट हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है गेट 2025 के लिए वो 10 टेस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 टेस्ट हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस कराएंगे गेट एग्जामिनेशन का। और इन 76 टेस्ट के साथ, जो कि वेल डिजाइन क्वेश्चंस हैं, आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। गेट जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, ये क्यूआर कोड मेंशन है यहाँ पे। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आप एप्टीट्यूड की बुक तक पहुंच जाएंगे। प्राइस है इसका 222 प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे 521 है, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इमर्ज है। तो आपको कहीं भी एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए
भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे एक ही बुक से आपका काम हो जाएगा। और वेल डिज़ाइंड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, और वेल डिज़ाइन आपको ये टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जो सब सेक्शंस हैं एप्टीट्यूड के, वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं डिटेल में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, और वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में बात करते हैं। Let us write down the heading V and inverted V curve in synchronous machine. V and inverted V curve in synchronous machine. तो एग्जैक्टली वी कर्व होता क्या है? वी कर्व, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, इट इज द प्लॉट बिटवीन जस्ट अ सेकंड। इट इज द प्लॉट बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। आई एफ, when load is constant। लोड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। उस पर्टिकुलर केस में हम लोग वी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए वी कर्व ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को फेजर की एनालिसिस पता होनी चाहिए। एक बार जस्ट रीकैप लेते हैं हम लोग। अल्टरनेटर के केस में और सिंक्रोनस मोटर के केस में फेजर जो ड्रॉ किए हुए थे, जिसमें केस ये है कि फील्ड करंट एक्साइटेशन वेरी कर रहा है एंड किलोवाट आउटपुट, क्योंकि लोड कांस्टेंट रखना है ना, किलोवाट आउटपुट अगर कांस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से हम लोग फेजर्स ड्रॉ करते थे, कुछ इस तरीके से फेजर ड्रॉ किया हुआ था हम लोगों ने। कि सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते थे? वीटी, दिस इज वीटी। और आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटर के केस में ई एफ राइट हैंड साइड होगा कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड होगा कि लेफ्ट हैंड साइड होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्योंकि ई एफ वी टी से अल्टरनेटर के केस में डेल्टा एंगल से लीड करता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी को होनी चाहिए। अब यहाँ पे लेट सपोज कि आर्मेचर करंट अगर एज ऑफ नाउ लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है, आपकी मशीन अगर लैगिंग ऑपरेटेड पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है, एंड दिस एंगल वीटी और आई ए के बीच का एंगल पावर फैक्टर एंगल फाई है, तो आई ए एक्सेस यहाँ पे कहीं पे होगा, ये लाइन होगी। आई ये जब यहाँ पे है तो जे आई ए एक्सेस वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाली लाइन होगी, राइट। तो ई एफ इधर लाई करेगा कि इधर लाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इधर लाई करेगा, क्योंकि ईएफ का जो मैग्नेट सॉरी ईएफ जो होता है वीटी से डेल्टा एंगल से लीड करता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी को क्लियर है।
लास्ट सेशन से, तो ईएफ हम लोग यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। अब ईएफ को इतना लंबा क्यों ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आई ए एक्सेस वाला लाइन ये है, जब आई ए ऐसा है तो आई ए एक्सेस कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, राइट। तो ईएफ या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, अल्टरनेटर के केस में पता है हम लोगों को उधर होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इतनी लंबी ईएफ की लाइन ड्रॉ की हुई है, फेजर ड्रॉ किया हुआ है। आशा करते हैं आप चीजों को समझ रहे होंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एज ई एफ, इंटरनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड वीटी और ईएफ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं आई ए एक्सेस। तो जे आई ए एक्सेस आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, दिस इज जे आई ए एक्सेस, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई ए एक्सेस, आई ए एक्सेस। और ये वीटी से होती हुई एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जिससे चीजें क्लियर रहें। अब किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, डेल्टा एंगल कहाँ पे है, डेल्टा एंगल ये वाला होगा, डेल्टा एंगल, राइट। और ई एफ, लेट मी राइट हियर, तो यहाँ पे एक चाहे तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट पेन कलर, लेट मी टेक। तो ये वाली एक्सिस जो होगी वो रेफरेंस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन ये एक रेफरेंस एक्सिस है। आशा करते हैं होप इट इज विजिबल टू यू, राइट। दिस इज नोन एज, ये वाला लेंथ क्या होगा, देखिए ये ई एफ साइन डेल्टा होगा, राइट। और ई एफ साइन डेल्टा एंड आई ए कॉस फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्या है, पावर कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, इजंट इट। अब सेकंड केस में हम लोग ड्रॉ करते हैं कि एक्साइटेशन जब हम लोगों ने रेड्यूस किया, कि एक्साइटेशन हम लोग अब रेड्यूस करते हैं और चीजों को एनालाइज करें अगर, तो एक्साइटेशन रेड्यूस करने से कहां तक रेड्यूस किया, देखिए यहाँ पे था ना ईएफ, अब इसको रेड्यूस करते हैं और ये रेड्यूस होकर इस लाइन के बाहर जा सकता है क्या, नहीं। इस लाइन के अंदर रह सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ईएफ साइन डेल्टा कांस्टेंट है, क्योंकि आपको मेंशन है किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, मतलब ईएफ साइन डेल्टा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है ईएफ वीटी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, वीटी कांस्टेंट, एक्सेस इज सिंक्रोनस मशीन कांस्टेंट। तो ई एफ साइन डेल्टा बचा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है तो ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट होगा। मतलब ये दूसरा वाला जो ई एफ है वो इसके ना तो इधर जा सकता है ना तो इधर जा सकता है, वो इसी वाले एक्सिस में इससे ऊपर जा सकता है, इससे नीचे रह सकता है, यहाँ पे 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 रह सकता है, इस तरीके से रेड्यूस हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, यहाँ पे रखते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने समझा हुआ है फिगर, जस्ट एक बार रीड्रॉ करते हैं वी कर्व को ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारा सेकंड केस का ई एफ हो जाएगा, ई एफ डबल डैश से जान सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिएगा वीटी, यहाँ पे वीटी तो फिक्स्ड है, वीटी में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, वीटी का फेजर लेंथ ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। ईएफ का फेजर लेंथ है, एनालाइज करिए, ब्लैक वाला फेजर लेंथ कंपेयर टू रेड ज्यादा है, मतलब एक्साइटेशन ब्लैक वाला क्या है, ज्यादा है, फील्ड करंट एक्साइटेशन। और आप लोगों को पता है आईएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएफ, अगर आप आईएफ बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ईएफ की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब ई एफ डबल डैश यहाँ पे है, वीटी यहाँ पे है, तो आई ए डैश एक्सेस कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है ई एफ डबल डैश और वीटी के बीच का जो ड्रॉप होता है उसी को हम लोग आई ए एक्सेस कहते हैं, तो जो कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से चालू करके यहाँ पे एंड कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड,
वीटी से चालू करके ऐसा ज़्यादा ही ऊपर हो गया। What do you say? Let me जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो ई एफ डबल डैश और वीटी के बीच का जो ड्रॉप है उसको हम लोग आई ए एक्सेस ड्रॉप कह सकते हैं, राइट। चलिए, ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, आप लोग समझ गए हैं कि क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं। दिस इज आई ए व्हाट हैपेंस, आई ए डैश एक्सेस ड्रॉप। और आईए के जितने भी कंक्लूजन है आप यहाँ से ले सकते हैं ना। इस एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस एंगल इज फाई। एंड चलिए, थर्ड केस में डेल्टा क्या हुआ, सेकंड वाले केस में डेल्टा की वैल्यू अगेन बढ़ गई, डेल्टा डैश की वैल्यू बढ़ गई, राइट। एंड थर्ड केस में अगेन हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेट मी रिड्यूस द फील्ड करंट एक्साइटेशन अगेन। लेट मी reduce the field current excitation again। तो ये reduce होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, इसके ऑब्वियस सी बात है ये नीचे रहेगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो दिस इज द थिंग। और यहाँ पे आप ई एफ डबल डैश ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे ई एफ सिंगल डैश से काम चल जाएगा, राइट। हमने डबल डैश ड्रॉ किया हुआ है, सिंगल डैश से काम हो जाएगा। तो आपको पता ये भी है कि वीटी और ईएफ डबल डैश के बीच का जो ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस ड्रॉप इज नोन एज आई ए व्हाट हैपेंस, आई ए डबल डैश एक्सेस ड्रॉप, आई ए डबल डैश एक्सेस ड्रॉप, एंड दिस एंगल इज फाई डबल डैश, राइट, फाई डबल डैश। तो ये सारे कंक्लूजन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था लास्ट सेशन में।
एंड डेल्टा एंगल अगेन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डेल्टा डबल डैश के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पे मशीन कैसी रहेगी, यहाँ पे मशीन देखिएगा आइए कहाँ पे है, इस रेफरेंस एक्सिस पे है, मतलब कि पावर फैक्टर कैसा है, यूपीएफ है। लेट मी राइट विद द रेड कलर पेन। यहाँ पे पावर फैक्टर आपको यूपीएफ देखने के लिए मिलेगा। एक्साइटेशन कैसा होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, राइट। यूनिटी पावर फैक्टर एंड नॉर्मल एक्साइटेशन, ब्लैक कलर के पेन से जो रीजन है, मतलब इसके ऊपर वाला रीजन, यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा रहेगा, सॉरी मशीन कैसी रहेगी, ओवर एक्साइटेड रहेगी। मशीन यहाँ पे ओवर एक्साइटेड हो रहेगी। लेट मी राइट हियर। ओवर एक्साइटेड रीजन रहेगा एंड ये पूरा का पूरा रीजन, राइट। विच वन, ओवर एक्साइटेड रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, राइट, ऐसा। एंड यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है रेफरेंस एक्सिस के राइट साइड में है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा, लैगिंग पावर फैक्टर। एंड इसके नीचे कैसा रहेगा, ग्रीन कलर के पेन वाला रीजन जो है, यहाँ पे मशीन आपकी अंडर एक्साइटेड रहेगी, अंडर एक्साइटेड। और यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा रहेगा, लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर रीजन रहे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जो कि लास्ट सेशन में ही कर लिया था हम लोगों ने। इस सेशन में आपको और भी ज़्यादा अच्छे से फिगर्स में कमांड आया होगा। यहाँ पे क्या था, आई एफ इज वेरिएबल एंड किलोवाट आउटपुट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। सिमिलरली सिंक्रोनस मोटर में कैसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, लेट मी ड्रॉ इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो कि लेफ्ट साइड थी, वो सारी चीज़ें राइट साइड आ जाएंगी, बाकी प्रोसीजर सब सेम रहेगा। किलोवाट आउटपुट यहाँ पे भी कांस्टेंट है, और सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, वीटी ड्रॉ करते हैं। तो वीटी कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज वीटी, राइट। दिस इज वीटी एंड
आइए लेट मी सपोज हियर आइए कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हम लोगों ने। दिस वन इज आई ए। तो आई ए एक्सेस कैसे रहेगा, देखिए आई ए जब ऐसा है तो आई ए एक्सेस वाली लाइन ये रहेगी, ये वाली लाइन जो है वो आई ए एक्सेस रहेगी। अब ई एफ यहाँ पे रहेगा या ई एफ यहाँ पे रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। तो सिंक्रोनस मोटर के केस में ई एफ वी टी से डेल्टा एंगल से लैग करता है, डेल्टा एंगल से लैग करता है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई। तो ई एफ ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कहीं पे रहेगा। तो लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली कि ई एफ आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। एंड आपको पता होना चाहिए कि वी टी और ई एफ के बीच का जो ड्रॉप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई ए एक्सेस ड्रॉप। दिस ड्रॉप इज नोन एज आई ए एक्सेस ड्रॉप। दिस इज ई एफ, दिस ड्रॉप इज आई ए एक्सेस ड्रॉप, आई ए एक्सेस ड्रॉप। दिस इज द थिंग। और रेफरेंस एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप रेफरेंस एक्सेस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जिससे चीज़ें को समझने में आसानी रहे। ये वीटी से होता हुआ एक रेफरेंस एक्सिस थोड़ा ऊपर हो गया। लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। मीन्स व्हाट, लेट मी ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। तो रफली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज टेकिंग टू मच टाइम राइट। Let me draw the reference line. This is the reference line, and this angle is known as angle phi, आई ए। रेफरेंस एक्सिस से आई ए जो एंगल बना रहा है वो फाई होगा, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस से आई ए जो एंगल बना रहा था वो फाई था। यहाँ का जो भी कंक्लूजन है आप यहाँ से सभी चीज़ें ले सकते हैं। एंड यहाँ पे भी क्या है, किलोवाट आउटपुट रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, इन द सेंस ई एफ ये एंगल डेल्टा होगा, तो ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो उसके लिए भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द रेफरेंस लाइन। ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ऐसा कुछ राइट। अब सेकंड केस में हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहें, लेट मी ड्रॉ विद द रेड कलर पेन। तो ई एफ कहाँ पे होगा, ई एफ ऐसा होता हुआ यहाँ पे आएगा। लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। ये होगा सेकंड केस में ई एफ डैश, राइट। एंड ई एफ डैश
एंड वीटी के बीच का जो ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई ए एक्सेस ड्रॉप। इज क्रिएटिंग टू मच प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट सेशन से कुछ कोई और बोर्ड हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत हो रहा। ई एफ एंड दिस शेप इज लाइक दिस। ये इसी रेफरेंस एक्सिस पे है ना, तो समझ गए हैं आप। आई ए डैश एक्सेस एंड दिस एंगल इज डेल्टा डैश। अब ग्रीन कलर के पेन से हम लोग अगर थर्ड केस ड्रॉ करें, जो कि एक्साइटेशन हम लोग और फर्दर रेड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ई एफ डबल डैश। और ये शेप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ई एफ डबल डैश और वीटी के बीच का जो ड्रॉप होगा, आई ए डबल डैश एक्सेस ड्रॉप होगा ये। एंड दिस एंगल इज फाइव डबल डैश, राइट। तो यहाँ पे मशीन कैसी होगी, इस वाले रीजन में मशीन ओवर एक्साइटेड है। ई एफ का लेंथ जहाँ पे भी वी टी से ग्रेटर होगा तो समझ लीजिए ओवर एक्साइटेड है मशीन। पावर फैक्टर कैसा है, रेफरेंस एक्सिस से लेफ्ट साइड में है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर रीजन है ये। एंड यहाँ पे मशीन कैसी है, ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ करें हम लोग अगर, लेट मी ड्रॉ हियर। यहाँ पे पावर फैक्टर यूपीएफ होगा एंड एक्साइटेशन कैसा होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एंड इसके नीचे ग्रीन कलर के पेन से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये अंडर एक्साइटेड रीजन है, अंडर एक्साइटेशन रीजन है। और पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर, राइट। पावर फैक्टर ग्रीन कलर के पेन से राइट साइड में लाई कर रहा है, इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर है। तो फेजर में अगर कोई डाउट होगा तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो लेंथ होगा ये ई एफ साइन डेल्टा होगा, और ई एफ साइन डेल्टा यहाँ पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग वी और इन्वर्टेड वी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट मी ड्रॉ दी वी कर्व। वी कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वी कर्व इज द प्लॉट बिटवीन आर्मेचर करंट and field current when excitation is constant and kilowatt output is constant। यही डेफिनेशन लिखा हुआ था हम लोगों ने। तो आर्मेचर करंट को देखिएगा कि फील्ड करंट जब कम है, जब फील्ड करंट इस वाली वैल्यू से कम है तो मशीन कैसी होगी, अंडर एक्साइटेड। जब इस वाली वैल्यू से ज्यादा है तो मशीन कैसी है, लेट मी राइट हियर। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे मशीन कैसी है, नॉर्मल एक्साइटेड, एक्साइटेशन में। एंड इस वाले के बाद कैसी है, ग्रीन कलर के पेन से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। फील्ड करंट जब कम था तो मशीन कैसी रहेगी, अंडर एक्साइटेड। ज़्यादा है तो ओवर एक्साइटेड, और अगर इस पॉइंट पे है तो नॉर्मल एक्साइटेड। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और इसको ग्रीन कलर के पेन से लिखते हैं, अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, राइट।
तो ध्यान देते हैं कि अल्टरनेटर के केस को लेके चलिए, जब मशीन ओवर एक्साइटेड थी तो आर्मेचर करंट कहाँ पे था, आर्मेचर करंट यहाँ पे था। अब ओवर एक्साइटेड से मशीन एक्साइटेशन कम हो गई, जब नॉर्मल एक्साइटेशन तक आ रही है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ये देखिएगा, ये वाला जो फेजर लेंथ है वो धीरे 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 घटता चला जा रहा है, यहाँ पे लेंथ कम है ना, और फिर इसके बाद अगेन बढ़ रहा है, ये आर्मेचर करंट अगेन बढ़ रहा है। ये लेंथ अगर यहाँ पे रहेगा तो और भी ज्यादा बड़ा होगा, राइट। तो अभी ओवर एक्साइटेड में क्या है, लेंथ ज्यादा है, आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, राइट। और आर्मेचर करंट अगर हम लोग ओवर एक्साइटेड रीजन से नॉर्मल एक्साइटेशन की तरफ आ रहे हैं तो आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड नॉर्मल एक्साइटेशन से अंडर एक्साइटेड रीजन में जा रहे हैं। देखिएगा, नॉर्मल एक्साइटेशन का आर्मेचर करंट ये था, और इससे अगर इधर आ रहे हैं अंडर एक्साइटेड रीजन में तो आर्मेचर करंट अगेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेंथ देखिएगा, रेड वाला इतना है एंड ग्रीन वाला इतना देखने के लिए मिल रहा है। तो नॉर्मल एक्साइटेड से अगर अंडर एक्साइटेड रीजन में जाएंगे तो आर्मेचर करंट का जो लेंथ होगा वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ अगेन बढ़ेगा। तो ये वी शेप में देखने के लिए मिल रहा है, तो इसी को हम लोग वी कर्व के नाम से जानते हैं। और एट फुल लोड अगर हम लोग ये कर्व ड्रॉ किए हुए हैं तो एट हाफ ऑफ द फुल लोड क्या होगा, एट हाफ ऑफ द फुल लोड क्या होगा, कि किलोवाट आउटपुट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, किलोवाट आउटपुट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। लोड अगर फुल लोड पे ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया हम लोगों ने, और हाफ फुल लोड पे क्या होगा अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखिए, जब लोड कम होगा तो आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। जब लोड कम होगा तो आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। मतलब आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा, कम होने का मतलब है ये वाली एक्सिस कम होगी, ये वाली एक्सिस में होगा आर्मेचर करंट। और आर्मेचर करंट जब कम होगा तो फील्ड करंट एक्साइटेशन भी क्या होगा, कम ही देखने के लिए मिलेगा, फील्ड करंट एक्साइटेशन भी कम ही देखने के लिए मिलेगा। कि इसका हाफ लोड अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये वाली जो येलो कलर की वर्टिकल लाइन है वो और भी ज़्यादा इधरी होगी, राइट, इस तरफ होगी, राइट साइड होगी, शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लोड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंक्रीजिंग किलोवाट का क्या मतलब होता है, दिस इज इंक्रीजिंग किलोवाट। अगर ये वाली लाइन जो है वर्टिकल इधर और जाएगी तो ई एफ साइन डेल्टा बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, लोड बढ़ेगा। ये इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग किलोवाट, राइट। और अगर ये वाली लाइन को राइट साइड शिफ्ट करें हम लोग, इधर शिफ्ट करें तो डिक्रीजिंग किलोवाट होगा। मतलब फुल लोड से अगर कम लोड पे आ रहे हैं तो आर्मेचर करंट का लेंथ क्या होगा, कम होगा ना। सभी सभी फेजर्स के रेस्पेक्ट में आर्मेचर करंट का लेंथ क्या हो जाएगा, इसके यहां से यहां तक था प्रीवियस, अब इस केस में क्या हो गया, कम हो गया ना, कम हो गया। व्हाट अबाउट फील्ड करंट एक्साइटेशन, अब ये फील्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड था फील्ड करंट एक्साइटेशन का, क्योंकि आई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई एफ के, आई एफ घटेगा तो ई एफ भी घटेगा। तो अगर ये वाली येलो वाली एक्सिस यहाँ पे रहती तो ई एफ कहाँ पे रहता, यहाँ पे कहीं पे रहता, मतलब इसके कंपैरिजन में ये मैग्नीट्यूड कम होता ना, तो वो भी घटेगा। मतलब आइए जब घट रहा है तो ये भी घटेगा, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा और ये सारी चीजें सेम ही होंगी, ऐसा होगा कर, राइट। एंड ग्रीन कलर के पेन से अगर हम लोग ड्रॉ करें, दिस इज रेड कलर का जो पेन है एट हाफ ऑफ फुल लोड पे ड्रॉ किया हुआ है। एंड थ्री फोर्थ ऑफ फुल लोड पे अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है, एट थ्री फोर्थ ऑफ फुल लोड पे अगर ड्रॉ करना है वी कर्व, तो आर्मेचर करंट और रेड्यूस करते हैं हम लोग,
ऑब्वियस सी बात है, लोडिंग घटेगा तो आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है कैसा होता है, ऐसा होता है ना, एक्सेस, दिस इज ई एफ एट एन एंगल डेल्टा and this is armature current at an angle phi and this is terminal voltage Vt at an angle 0। तो अगर लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आर्मेचर करंट डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ना, आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो फील्ड करंट क्या होगा, फील्ड करंट का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखने के लिए मिल रहा है। और इसको, ये सारे प्रोसेस सेम होंगे, ये सारे प्रोसेस आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। और ये सब इंटरसेक्शन पॉइंट को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, दिस इज द थिंग, राइट, दिस इज द थिंग। तो ये यूपीएफ पे होगा, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, यूपीएफ है, राइट। और अंडर एक्साइटेड रीजन में पावर फैक्टर क्या है, अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में। तो अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में बात करें तो अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर लीडिंग है, अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग। नॉर्मल एक्साइटेशन में पावर फैक्टर क्या है इस रीजन में, यूपीएफ। एंड ओवर एक्साइटेड में क्या है, लैगिंग। एंड व्हाट अबाउट सिंक्रोनस मोटर की, सिंक्रोनस मोटर में बात करें, मोटर, तो अंडर एक्साइटेड रीजन में पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। देखिएगा अंडर एक्साइटेड रीजन में पावर फैक्टर क्या है, अंडर एक्साइटेड है जब मशीन तो पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग, सिंक्रोनस मोटर में जस्ट अपोजिट। एंड यू यहाँ पे यूपीएफ ही रहेगा, यूपीएफ। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, लीडिंग रहेगा। बाकी सारा कर्व, सारी चीज़ें सेम रहेंगी सिंक्रोनस मोटर के लिए, बस पावर फैक्टर चेंज रहेगा, इजंट इट। और ये कर्व जो है वो सेम आइडेंटिकल देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, राइट। तो ये था वी कर्व। अब इसी के बेसिस पे इन्वर्टेड वी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको देखिए और फेजर को देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक ही पेज पे हम लोग करते हैं कंबाइन, जिससे चीज़ें ठीक ठाक रहें। सॉरी, वो बोर्ड डिलीट हो चुका है, तो हम लोग इमीडिएटली फिर से चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों का फेजर कुछ ऐसा था। वी कर्व कैसा ड्रॉ किया हम लोगों ने, वी कर्व कैसा ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से। वी कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है हम लोगों ने,
आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट व्हेन किलोवाट आउटपुट कांस्टेंट, राइट। तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज आर्मेचर करंट एंड दिस इज फील्ड करंट। और कुछ इस तरीके से हम लोगों का वी कर्व देखने के लिए मिला। वी कर्व याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर फेज़र में कमांड है, फेज़र में इमेजिनेशन अगर है आपका, तो वी कर्व से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। सारे क्वेश्चंस आप फेज़र से बना सकते हैं। तो वी कर्व ऐसा कुछ देखने के लिए मिला, प्रीवियसली आपने देखा ही सेशन में। तो यहाँ पे ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड, और यहाँ पे नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन ऐसा कुछ देखने के लिए मिला। इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में बात करें तो अल्टरनेटर का फेजर डायग्राम कैसा था? अल्टरनेटर वी टी यहाँ पे है एंड देन आई ए यहाँ पे है। तो आई ए एक्सेस यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया एंड दिस एंगल इज व्हाट डू वी से, दिस इज ई एफ एंड दिस एंगल इज डेल्टा। और फिर हम लोगों ने सेकंड केस में ई एफ साइन डेल्टा ये था, ई एफ साइन डेल्टा। और सेकंड केस में आई ए एक्सेस यहाँ पे आया और ई एफ यहाँ पे था। एंड थर्ड केस में ई एफ यहाँ पे है
तो इसी के रेस्पेक्ट में वी कर्व हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था इस फेजर के रेस्पेक्ट में। एंड इन्वर्टेड वी कर्व जो है, इन्वर्टेड वी कर्व जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी प्रीवियसली जो फेजर एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है वो फेजर को देखिएगा और कर्व देखिएगा, सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। इन्वर्टेड वी कर्व, राइट। इन्वर्टेड वी कर्व में पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट का ये ग्राफ होता है। पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट एक्साइटेशन, तो ये फील्ड करंट एक्साइटेशन है एंड दिस इज पावर फैक्टर, दिस इज पावर फैक्टर। सो लेट मी राइट डाउन कि पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, एंड ये कुछ इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। 0 से कहाँ तक पहुँचता है, मैक्सिमम पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या, नहीं। मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ से 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फील्ड करंट एक्साइटेशन के लिए ये हम लोगों ने मीडियन डिसाइड कर लिया एंड दिस इज अंडर एक्साइटेड रीजन, ये नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन एंड दिस इज ओवर एक्साइटेशन। तो अंडर एक्साइटेड रीजन से अगर आप अल्टरनेटर के केस में देखिए, अंडर एक्साइटेड रीजन ये है, अंडर एक्साइटेड रीजन से नॉर्मल एक्साइटेशन में पहुंच रहे हैं, दिस इज नॉर्मल एक्साइटेशन, राइट। नॉर्मल एक्साइटेशन में पहुंच रहे हैं अंडर एक्साइटेड रीजन से। तो ऑब्जर्व करिएगा ये वाला जो फेजर लेंथ है, पावर फैक्टर का जो एंगल है वो रेड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि cos फाई इज इनवर्सली हैविंग इनवर्स रिलेशन विथ फाई। फाई की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो cos फाई रेड्यूस होगा, फाई अगर रेड्यूस होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाई इंक्रीज हो। तो ये जस्ट अपोजिट रिलेशन में होता है ना, तो ध्यान देने वाली बात ये है। तो पावर फैक्टर यहाँ से यहाँ अगर आप इस रीजन में जा रहे हैं तो ये वाला लेंथ देखिए ये कम होता चला जा रहा है। तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई की सॉरी फाई की वैल्यू क्या हो रही है, रेड्यूस हो रही है। मतलब cos फाई क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है, इंप्रूव 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 हो रहा है। यूनिटी इससे ज्यादा इंप्रूव हो सकता है क्या, नहीं। अब क्या हो रहा है, नॉर्मल एक्साइटेशन से अगर आप ओवर एक्साइटेशन में जा रहे हैं तो पावर फैक्टर अगेन, पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज हो रहा है। पावर फैक्टर एंगल का इंक्रीज होना मतलब पावर फैक्टर क्या होना, रेड्यूस होना, रेड्यूस होना, रेड्यूस होना। तो कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड वी कर्व होता है। अब आपको पता होना चाहिए तो अंडर एक्साइटेड रीजन से नॉर्मल एक्साइटेशन में आए तो पावर फैक्टर इंक्रीज हुआ एंड देन रेड्यूस हुआ, देन रेड्यूस हुआ। तो कुछ इस तरीके से रफली आपको, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। कि यहाँ से पावर फैक्टर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, एंड देन रेड्यूस हो, कुछ इस तरीके से। दिस इज नोन एज इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, राइट। और ओवर एक्साइटेड रीजन में पावर फैक्टर क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है अल्टरनेटर के केस में अलग होगा और सिंक्रोनस मोटर के केस में अलग होगा। तो लेट मी राइट हियर अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग, और ओवर एक्साइटेड में यहाँ पे यूपीएफ, और ओवर एक्साइटेड रीजन में लैगिंग, राइट। और मोटर में अलग होगा, यहाँ पे लैगिंग, यूपीएफ, लीडिंग। बाकी फेजर देखिए और इस चीज़ को एनालाइज करिए पावर फैक्टर वगैरह के बारे में और आर्मेचर करंट विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट के बारे में।
तो जिससे और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज द वी कर्व एंड वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। तो सारा डिटेल एनालिसिस किया हम लोगों ने, ब्यूटीफुल एनालिसिस थी। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन के किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पे। तब तक के लिए धन्यवाद, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।